यस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी यूनिट 6 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिट 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये भी बहुत बड़ा यूनिट है नहीं, तो इसको इजीली आप 2 घंटे में 1.5 घंटे में तैयार कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली सोशल वेलफेयर से। व्हाट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से हम सोशल पॉलिसी को सोशल सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, राइट, टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी आपको पढ़ लेना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, राइट, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको आपको कवर करना है इसके माध्यम से। नेक्स्ट, क्या डिफरेंस होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है उसको आपको पढ़ लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सो यू हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन बाय ट्रैकर। ट्रैकर के द्वारा जो प्रिंसिपल दिए गए थे, जो सिद्धांत थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि एजेंसी टोटलिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल सेटिंग। तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उनको आपको एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इवेल्युएशन, ये जो कॉमन प्रिंसिपल हैं जो कि आपको पता भी रहता है, तो ये सब आपको पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओके, जहाँ पर जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, मटेरियल, मनी, मैन, इन सभी चीज़ों का, राइट। इसके अलावा कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सबका अलग अलग काम होता है, ये सभी चीज़ें आपको कवर करना है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रूरल अथॉरिटी है, अर्बन लोकल बॉडी है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन ही तो कहलाएंगी। सेंट्रल बॉडी है, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसे जो कि रजिस्टर की जाती हैं सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 के अंतर्गत। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आपको पढ़ना है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगी, ठीक है। और एनपीओ और एनजीओ में क्या डिफरेंस है, इसको कंपैरिजन करना है, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, आपको केवल टिक मारना है, तो एटलीस्ट आपको अवेयर होना है कि एनपीओ क्या है और एनजीओ क्या है, क्या मेन डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एजेंसी इन इंडिया। इंडिया में किस प्रकार से जो वेलफेयर एजेंसी है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे बनती है, उनको थोड़ा सा समझ लेना, उनको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने बताया डिफरेंट एक्ट के माध्यम से, सेक्शन 20 ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके अलावा और भी एक्ट हैं, उसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ट्रस्ट, ओके, या फिर एज ए सोसाइटी, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बनती है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेलफेयर एजेंसी के बीच में क्या कंपेरिजन करके आपको बताना है, या फिर सोशल प्लानिंग क्या होता है, ये सामाजिक नियोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर, इसको पढ़ लेना। सोशल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये मान लीजिए पूरे का पूरे इस यूनिट का, ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ओके। एसडीजी गोल्स बताइए, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितने होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है एसडीजी में, एसडीआई में, है ना। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से। एसडीजी को पढ़ लेना, एमडीजी की क्या टारगेट है, वो तो खत्म हो गए, एसडीजी के कितने टारगेट हैं, कितने गोल हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नीति आयोग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या है, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की, उसको आपको कवर कर लेना है ना। कौन कौन सी गोल हैं, 17 गोल हैं एसडीजी के, है ना, उसके माध्यम से पूरी दुनिया को बदलना है ना, ये टारगेट है। तो 169 टारगेट्स हैं, 304 इंडिकेटर हैं, ये सभी चीज़ों को कवर करना है इसमें। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है लगातार, पीवाईक्यू करना है, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, बाकी 150 लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस यूनिट में विद द एवेलुएशन। उसको लगातार मूल्यांकन करना है आपको क्वेश्चन का। एंड इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट एक्ट एंड लॉ का जो कंपाइलेशन है उसको रिवाइज करना है विद द फिक्स्ड रिवीजन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है, जो कि आपको आपके नेट को जेआरएफ में कन्वर्ट कर देगा, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो क्वेश्चन आते हैं। SC ST के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल पॉलिसी क्या है, कौन कौन से मॉडल हैं सोशल पॉलिसी के। रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, ठीक है, जिसको हम लिबरल वेलफेयर मॉडल बोलते हैं। लेजेंड फेयर पोजीशन जिसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, इंडस्ट्रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके अलावा पॉलिसी कौन कौन सी चलाई गई है, कौन कौन सी फॉर द वीमन, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द डिफरेंट एबल पर्सन, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, कौन सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, इनको आपको अच्छे याद कर लेना है। स्वावलंबन स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो 2015 में स्टार्ट किया गया था। स्वदाग्रह स्कीम, ठीक है, नंद घर योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी महिलाओं बच्चियों के लिए जो है स्कीम चलाई गई है। स्टेप स्कीम 2016 में चलाई गई थी। सी बॉक्स पोर्टल, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, राइट। और इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्ट, जिसको बोलते हैं CP ICPS स्कीम, राइट। बाल बंधु स्कीम, ICDS स्कीम जिसको 1975 में स्टार्ट किया गया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बच्चों के लिए है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेज स्कीम है ना। इसके अलावा सक्षम स्कीम, बहुत सारे नए नए स्कीम उनको आपको पढ़ लेना है। बाकी डिफरेंट लेवल पर्सन के लिए क्या क्या लॉ बनाए गए उनको भी आपको पढ़ना है। जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 लाया गया था, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 19 कितने में लाया था, 1995 में लाया गया था इसको, राइट। या फिर नेशनल पॉलिसी फॉर द डिसेबल पर्सन 2006 में लाई गई। तो इनकी ईयर आपको याद होनी चाहिए। सुगम्य भारत अभियान स्कीम चलाई गई जिसको बोलते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉलिसी रिगार्डिंग दी सीनियर सिटीजन, जो वृद्ध लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, उनके लिए क्या क्या स्कीम लाई गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वया वंदना स्कीम्स, ये सभी के लिए 2017 में इसको लाया गया था। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन 2011, ये जो इम्पोर्टेंट ये है आपका एक्ट है। पॉलिसी रिगार्डिंग द एजुकेशन, पॉलिसी रिगार्डिंग द जो अभी 2020 का जो लास्ट ईयर का जो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, जो कि 29 जुलाई 2020 को लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ लेना। उसके क्या क्या एम, क्या ऑब्जेक्टिव है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूरा का पूरा जो करिकुलर है उसको ट्रांसफ़र किया गया है ना, चेंज लाया गया उसमें। इसका बोल सकते हैं कि यू कैन से लाइक दिस 4+3+3+2 पैटर्न बनाया गया है ना, उस पैटर्न को समझ लेना। ये जो 3 वाला है फंडामेंटल पैटर्न, जिसको नीचे सबसे लास्ट वाला है ना, प्रिपरेटरी पैटर्न है 3, नेक्स्ट इसके बाद आएगा मिडिल पैटर्न 3, और 4 आएगा सेकेंडरी। तो ये कुछ पैटर्न है, इसको समझ लेना एग्जाम के लिए। मिड डे मील स्कीम वगैरह चलाई गई, ये सभी चीज़ें। पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, SC ST OBC के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार आता है। हेल्थ के लिए भी आता है, हेल्थ को लेकर के नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी स्कीम इसमें ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रप्रस्थ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी SC ST के लिए जो चलाया गया है, जैसे का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 17 एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन दी ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन दी राज्यसभा, एंड आर्टिकल 335, ये सब कुछ पढ़ लेना, एग्जाम में आता है बहुत बार। कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार की कम्युनिकेशन होती है, राइट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मॉडल ऑफ सोशल मार्केटिंग कैसे करनी होती है, टाइप ऑफ द वेलफेयर सर्विसेज एंड देयर डिलीवरी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो सब पढ़ लेना आप अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है अच्छे से। कहाँ की नेक्स्ट कहाँ थे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये स्ट्रक्चर है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको समझ लेना है।
नेक्स्ट आपका फंड रेजिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हुए यूनिट 7 में। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लगातार। 30 मिनट आपको अदर मटेरियल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, कंपाइलेशन, पिक्स रिवीजन। यूनिट 8 में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने, द चैप्टर नीड टू बी कवर इन दिस यूनिट 8 लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली अबाउट द इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड प्रेम्बल हैं, अबाउट द रेट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो यहाँ पर इतने जो चैप्टर हैं, यहाँ से लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा वेटेज है यहाँ से, आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ लेना है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, डीपीएसपी, रेट्स क्या है, प्रियम्बल क्या होता है, ठीक है, एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सभी के सभी जो नीचे वाले हैं इनसे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बट एटलीस्ट आपको ये जो पोर्शन है इतना, इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। यहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो लगभग 10 क्वेश्चन आए थे केवल फंडामेंटल राइट से ही, जो इम्पोर्टेंट राइट है, इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर के डीपीएसपी से क्वेश्चन आए थे। बाकी सेम क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू मैंडेटरी है, एमसीक्यू एंड द मॉक टेस्ट सीरीज क्वेश्चन लगाना है लगातार, कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विद द प्रॉपर मूल्यांकन, प्रॉपर एवेल्युएशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव द टाइम यू कैन जस्ट गो थ्रू दी बुक्स एंड ऑथर्स कंपाइलेशन एंड इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, पिक्स रिविजन करना है लगातार। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी फॉर द यूनिट 8। बाकी 2 यूनिट बची है, यूनिट 9, यूनिट 10, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी थोड़ी सी यूनिट हैं और इसमें बहुत सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर से कुछ ना क्वेश्चन बनता है, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यूनिट 9, यूनिट 10। उसको देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, यूनिट 9 का है, और इसका मैंने वीडियो पब्लिक किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो डला होगा। सो एवरीवन यू कैन सीन दिस वीडियो, और वहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हैं और जो सीवियर मेंटल इलनेस है, डिसऑर्डर है, गंभीर मानसिक बीमारी या फिर सामान्य मानसिक बीमारी है, जो उन दोनों को ही एक वीडियो के माध्यम से कवर किया है। उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना, आपको क्विक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, अक्टूबर, ओके, वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और कौन कौन से लॉ लाए गए सरकार के द्वारा, कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन से एक्ट लाए गए मेंटल हेल्थ को लेकर के इंडिया के अंदर, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। बाकी इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ द एजिंग, किस प्रकार से उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने का सिद्धांत क्या है, क्या क्या फैक्टर्स बस मतलब होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये मानसिक रूप से, ये सभी चीज़ें जो है, कौन कौन सी थ्योरी हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर पोर्सन, कॉमन मेंटल इलनेस एंड सीवियर मेंटल, यहाँ से लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन केवल यहीं से आ जाते हैं, ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। और किसी भी हालत में आपको ये दोनों के दोनों, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, इनको आपको कवर जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज आती है, किसी को याद है तो बताइए। जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, ये सभी चीज़ें जिसको बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिक फियर भी आता है, जैसे कि एक्रोफोबिया है, एल्गोफोबिया है, एलोरोफोबिया है, अर्थोफोबिया है, राइट, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया, एग्रोफोबिया, ग्रीफ, बिरबरमेंट है, क्या किसे बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, सोमेटाइजेशन क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेना, मैंने वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है, कोई भी कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ कवर किया है वीडियो में, ओके। नेक्स्ट आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन बन सकता है। जेंडर एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और देखिए जेंडर में यहाँ पर फोकस किया गया है फैमिली नहीं, सॉरी, वीमन एंड डेवलपमेंट, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, महिलाओं को लेकर के। तो जो फैक्चुअल डेटा है उसको आपको याद करना है, वो जो कि मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, राइट। HRM क्या होता है, HRD क्या है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके कौन कौन से मॉडल हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड लेबर वेलफेयर, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, कौन कौन सी यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर से बहुत सारे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एक दो बने हुए थे पहले। जैसे कि रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, फिलान्थ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, है ना, ट्रस्टीज ऑफ थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, वो बोलते हैं प्लाकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी हैं। पब्लिक रिलेशन जिसको पीआर बोलते हैं, उसके माध्यम से भी लेबर वेलफेयर किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी, इनको आपको पढ़ना है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं लेबर वेलफेयर के, वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सीएसआर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आईएसओ क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार की होती है। तो ये कुछ चैप्टर यूनिट 9 में आपको कवर करना है। बुक से करिए या फिर मेरे नोट से करिए, ज़रूर इनको पढ़ के जाना है, किसी हालत में छोड़ना नहीं कुछ भी। ठीक है, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 5, यूनिट सेकेंड, यूनिट 5, यूनिट 9 और यूनिट 10, इनको तो आपको छोड़ना है ही नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो एटलीस्ट इनको ज़रूर पढ़ना। बाकी क्वेश्चन लगाना है लगातार, और समय मिलने पर आपको कंपाइलेशन देखना है, थ्योरी एंड थिंकर की कंपाइलेशन, पिक्स रिवीजन। लास्ट यूनिट आपका यूनिट 10 है, और इस यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इतना पढ़ लेना, इतना बहुत है। देखिए यूनिट 10 जो है काफ़ी कुछ सिमिलर है जो कि आप यूनिट 1 में पढ़े होंगे या फिर उसके अलावा अदर यूनिट में पढ़े होंगे। तो मोर और लेस आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जो न्यू चीज़ें हैं उनको मैं बता देता हूँ, जिसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जे एक्ट 2015 वाला, और 2020 में जो अमेंड होकर आया अभी नया वाला, उसको पढ़ लेना, क्या क्या नया प्रोविज़न है। उसके अलावा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपराध कर देते हैं तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, एंड सोशल डिफेंस का मतलब क्या होता है, ये नॉन वायलेंट तरीका होता है। ठीक है, जैसे मिलिट्री डिफेंस होता है ना कि अगर किसी ने गलती की तो उसको सज़ा देना चाहिए, इसी प्रकार से ये सोशल डिफेंस होता है। ये जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको ठीक करना, रिहेबिलिटेट करना, ट्रीट करना, ये बेहतर तरीके से काम करना ताकि आप सोसाइटी में रहें और आगे कोई फ्यूचर में गलती ना करें, उस प्रकार से बोल सकते हैं। प्रोविज़न क्या है, पेरोल क्या होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सोशल वर्क विद फैमिली, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपने पढ़ाई है ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा, किस प्रकार से सोशल वर्कर डील करते हैं इंडिविजुअल के साथ, विद द ग्रुप, विद द कम्युनिटी। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द सोशल वर्क विद द फैमिली आल्सो। सोशल डायनामिक्स क्या है, और ये जो इनके जो मॉडल हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि थेरेपी मॉडल जो कि क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़ करते हैं, और सर्कमप्लेक्स मॉडल ऑफ मैरिटल एंड द फैमिली सिस्टम, ये दोनों मॉडल पढ़ लेना। क्राइसिस इंटरवेंशन इन द फैमिली सिस्टम थ्रू दी थेरेपी मॉडल, ओके, थ्रू दी मैरिज थेरेपी मॉडल, उनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल एग्जाम में आता है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड पॉलिसी क्या है, ये थोड़े थोड़े हम बोल सकते हैं कि एक पेज में तीनों आपके कवर हो जाएंगे, तीनों की तीनों हेडिंग। कारा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारा बेसिकली बनाया गया था अंडर दी 2015 एक्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, तो ये भी नोडल एजेंसी, इसको पढ़ लेना। इसके अलावा कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर लिए गए हैं फॉस्टर केयर के लिए, बच्चों के देखभाल के लिए, रेयरिंग केयरिंग करने के लिए कौन कौन से लॉ बनाए गए, उनको पढ़ लेना। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा पेपर 1 में भी। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनको पढ़ लेना, और कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। मूवमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट किसमें, यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोशल वर्क, ये भी छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ लेना। बाकी इसके अलावा और भी है, उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया। और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, एमसीक्यू लगाना है बुक से। अगर आप यू आर द पार्ट ऑफ द पेड ग्रुप तो आपको मैंने बता ही दिया कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं। बाकी एक मॉक टेस्ट और आएगा, मॉक टेस्ट 5, उसको भी लगा लेना, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसके, दमदार क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्वेश्चन को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होंगे इसके, जस्ट फॉर योर रिवीजन, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर 4 से लेकर 5 क्वेश्चन कवर हो जाए। सो क्वेश्चन कुड बी आर डिफिकल्ट। ओके, सो ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, क्वेश्चन को लगाना है, गलत हो जाए तो उसको रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, एवेल्युएट करना है, फिर उसके बाद यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट टिल द 10। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। ओके, नेक्स्ट बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप लोग पढ़िए बढ़िया से। और टोटल आउटकम आपका अगर बात करें लगभग 46 घंटे, या बोल सकते हैं लगभग 50 घंटे में
50 घंटे पढ़ने वाले हैं आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, अगर डेली 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे तो ईजिली कवर कर पाएंगे, ठीक है। यार इतना तो पढ़ ही सकते हो ना, अब लास्ट टाइम एग्ज़ाम है, 10-15 दिन बचे हुए हैं, अगर आप भी अभी भी आपको समय चाहिए तो फिर आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, है ना, टू गेट द JRF। सो जस्ट try to give more time for the exam, at least 50 to 60 hour for the paper 2, और इन द सेम वे फॉर द पेपर 1 ऑल्सो। सेम स्ट्रैटेजी उसमें फॉलो करना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया है उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना, पैटर्न्स वही सेम रहेगा, क्वेश्चन आपको वैसे लगाने हैं, उतना ही समय देना है, वैसे ही पढ़ना है, वही तैयारी करनी है। जहाँ पर मैथमेटिक्स या रीजनिंग उसको आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, लगातार पेपर 1 के डेली बेसिस पे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डेली एक पैसेज सॉल्व कर लेना है पेपर 1 पेपर 2 से, दोनों से आपका पैसेज तैयार हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल डेटा तैयार हो जाएगा पेपर 1 के लिए। सो लगभग 1000 से लेकर 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अगर आप पूरा का पूरा फॉलो करते हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। विद द प्रॉपर एवेल्युएशन, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कवर कर चुके होंगे, ओके। और सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा होता है वो उसको आप पूरा कवर कर चुके होंगे थ्रू दिस वीडियो, राइट। और आपकी तैयारी के माध्यम से आप पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा कवर कर चुके होंगे, ओके। सो ऑफकोर्स अब इतना सारा आप कवर कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपका JRF कोई नहीं टाल सकता। आई एम श्योर कि आप JRF इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप इतना सारा फॉलो करते हैं जितना मैंने आपको बताया है। 50-50 आर आप दोनों पेपर को देते हैं तो यू कैन जस्ट ईजिली क्रैक, और आई एम श्योर 100% कि आप JRF हो जाएगा। क्योंकि इस समय इस टाइम पे अगर बात करें तो 1 साल से एग्ज़ाम हुआ नहीं, मतलब 2 टर्म का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 साइकिल का, दोनों का एक साथ एग्ज़ाम हो रहा है तो JRF की सीटें ज़्यादा होगी, ओके। लगभग बोल सकते हैं कि 250 सीटें लगभग हो सकती हैं, या 250 नहीं तो लगभग 220, लगभग 200 सीटें रहेगी JRF की। सो यू कैन ईजिली गेट द प्लेस इन दी JRF रैंक, राइट। बाकी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइस, तैयारी अच्छे से करना। कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर देना। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है पूरा, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, तैयार करने में, उसके बाद रिकॉर्ड करने में, फिर उसको अपलोड करने में, इट्स टेक सो मच टाइम, राइट। सो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पहले तो पढ़िए, पूरा शेयर करना है तो करिए, कोई इशू नहीं है, पढ़ाई करिए अच्छे से और एग्ज़ाम को क्लियर करिए, ओके। बाय।